Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to start कंप्यूटर भाषा ज्ञान and this is part number 44. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जेएसएससी के वेरियस एग्जाम, सीजीएल, एसआई सब में फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ वो किसी भी एग्जाम जहां भी कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें यह लेक्चर आपको फ्रूटफुल होगा। और आज के जो क्लास का सोर्स है, जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो हरियाणा एसएससी से लिया गया है। यह पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसी से उठाया गया है इसको। तो आइए देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कम था इसीलिए इस प्लेसर में भर भर के आज डाला हूँ। तो क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के ड्यूरेशन में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप लोग देने की कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। लेक्चर तो लगभग मैं आपको अल्टरनेट ला ही रहा हूँ, एग्जाम तो आजकल हो नहीं रहा है, फिर भी मैं देखिए एकदम ठंडे बस्ते में नहीं चला गया हूँ, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जा रहा है। और तैयारी हमेशा आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मतलब नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तैयारी कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर कोई अभी जो फॉर्म आया है सब कैंसिल तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत ही सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आप लोग तैयारी शुरू कीजिएगा तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए मैं हमेशा कंटिन्यू रखता हूँ, हर एक क्लास को लगभग आपको मिल ही जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपेक्षा करते हैं क्लास अच्छा लगेगा। वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस, क्या होता है? तो यह मॉनिटर आपको देखने को मिल रहा है। तो मॉनिटर आखिर करता क्या है? मॉनिटर जो है आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करता है। क्या करता है? डिस्प्ले करता है, यानी दिखाता है। और ये क्या चीज़ को दिखाता है? जब आप लोग मान लेते हैं कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसको जो है दिखाता है। यानी कि मान लेते हैं मैं कोई चीज़ सर्च किया www.google.com, मैं कुछ सर्च किया तो कुछ खुल कर आएगा, ओके ना। तो यहाँ से जो डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले करने का काम जो होता है, इनपुट देने के बाद वह शो कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद, तो वह यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। यही मॉनिटर है जिसको कभी बताया था आपको कि वीडीयू बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर विजुअल या फिर जो है इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यही मॉनिटर है। दूसरी बात है, अगर ये तो मॉनिटर हो गया जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरी बात है, अगर आपका मोबाइल का टच स्क्रीन के बारे में बात किया जाए तो टच स्क्रीन जो है बोथ इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मोबाइल का जो टच स्क्रीन होता है उसमें अगर टच करते हैं तो क्या होता है? टच करते हैं तो वह इनपुट लेता है, और कोई कहीं भी आप लोग टच करते हैं तो वह जिस काम के लिए आप लोग जो है उसको टच करते हैं वह काम होने लगता है। कहने का मतलब है कि जो है इनपुट देने पर वह परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वह इनपुट डिवाइस है। दूसरी बात है, अगर कोई काम हो गया तो उसको डिस्प्ले करने का भी काम करता है टच स्क्रीन। जैसे कि मोबाइल का टच स्क्रीन में आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो डिस्प्ले करने का काम जो होता है वह आउटपुट डिवाइस का हो गया। और जो जिसमें अगर कुछ इंटर किया जाता है तो वहाँ से इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में आते हैं। तो जो टच स्क्रीन है वह इनपुट और आउटपुट दोनों है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ मैं यहाँ पे टेबल एक स्लाइड लिया हूं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसे देखिएगा कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, इसको देख लीजिएगा, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का यूज गेम प्ले में किया जाता है, इसको याद रखिएगा, कैरी मिनाटी। उसके बाद स्कैनर है, स्कैनर पूछेगा चाहे बारकोड रीडर पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा ये सब के सब जो है डेटा को अपने अंदर लेता है। जैसे कि स्कैनर क्या करता है, कोई आप लोग इसको कोई चीज़ देते हैं तो उसको स्कैन करता है ना स्कैन, यानी कि डेटा को ले रहा है। तो इनपुट का मतलब यही होता है कि डेटा को यह ले रहा है। आउटपुट का मतलब डेटा जो है डिस्प्ले कर रहा है या दे रहा है। और बारकोड रीडर यही होता है, आप लोग जो सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ खरीदारी करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा हेडफोन्स है, तो हेडफोन ऐसे आउटपुट डिवाइस में आता है। हेडसेट भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेजर प्रिंटर जितना भी प्रिंटिंग डिवाइसेस है, जितना भी होगा सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि प्लॉटर भी है कि नहीं? इसमें नहीं है, तो प्लॉटर भी जो है आउटपुट डिवाइस में आता है। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर और माइक्रोफोन में अंतर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन कभी कभी बोलेगा तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस में आता है, क्योंकि उससे जो है आप लोग डेटा को इनपुट करते हैं, साउंड वह रिसीव करता है, आउट नहीं करता है। लेकिन हाँ, स्पीकर जो है साउंड को देता है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा देख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, ओके ना। उसके बाद यहाँ पे CD DVD लिखा हुआ है, वेब कैमरा है यहाँ पे,
फैक्स है और उसके बाद मोडेम है। मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। पहले ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, आपका पीसी है उसे इंटरनेट से को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। अब तो आप लोग पता है वाईफाई चलता है। तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। और कोई भी अगर प्रिंटिंग बताया था ना कि प्रिंटेड चीज़ है तो वो आउटपुट उसको बोला जाता है। तो प्रिंटिंग में याद रखिएगा कम से कम, वह एक हार्ड कॉपी होता है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का मुख्य स्मृति कहा जाता है? मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी इसको कहा जा रहा है। तो मेन मेमोरी में देखिए यहाँ पे जो आता है वह रैम होता है। जैसे रैम आप लोग देखे होंगे, होता है 2 GB होता है, 4 GB होता है, 6 GB होता है, 8 GB मेरा रैम है। तो ये सब कुछ आप लोग देखे होंगे। तो वो मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी होता है वह रैम ही होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, पढ़े है ना। तो ये रैम जो होता है सो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। ये सब का जरा फुल फॉर्म लिखे तो रोम तो जानते होंगे आप लोग, रैम और रोम, ई रोम और ईपी रोम, और एक और होता है डबल ई रोम, होता है ना। तीनों का फुल फॉर्म लिखिए, ई रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। तीनों का फुल फॉर्म मुझे चाहिए क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। क्लियर है? तो आंसर इसका रैम हो गया। ओके ना। तो रैम जो होता है सर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये जो होता है इसे प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। और दूसरी बात है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को आप लोग ऑफ कीजिएगा या पावर सप्लाई को बंद कीजिएगा तो यह जो है इसका डेटा जो इसमें है वह खत्म हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। ओके ना, ये होता है रैम। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिया हूँ कुछ एक स्लाइड कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, देख लीजिएगा। कभी भी कंप्यूटर जो काम करता है उसमें देखिए सीपीयू होता है और उसके बाद एक मेन मेमोरी होता है। तो जो कैश मेमोरी होता है ना, इसके बीच बोल से देखिए एक बिचौलिया के जैसा कार्य करता है। अब इसका जरूरत क्या होता है? एक कैश मेमोरी होता है, इसको कैश ही प्रोनाउंस किया जाता है। कैश होता है, एक रजिस्टर मेमोरी होता है। तो सीपीयू को कभी भी डेटा चाहिए होता है ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। तो देखिए क्या होता है, मेन मेमोरी से डेटा लेने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको पता होगा कि अगर कोई कंप्यूटर काम कर रहा है तो जैसे ही आप लोग इनपुट देते हैं और जैसे ही आप लोग टच करते हैं, मतलब सर्च मारते हैं, तैसे मतलब वैसे ही जो है आपको रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो समझ सकते हैं कि जो इसका सीपीयू है प्रोसेस कितना फास्ट कर रहा है, समझ सकते हैं। तो एक कैश मेमोरी जो होता है ना, से डेटा को तुरंत जैसे मेन मेमोरी से दे देता है। ओके ना। तो ये कुछ फंक्शन होता है, यहाँ से फास्ट होता है, यहाँ से डेटा ऐसे स्लो जाएगा, लेकिन यहाँ से डेटा सीपीयू को फास्ट मिलता है। ये स्लो लेगा तो डेटा ले लेकर ये अपने पास रखा रहता है, और सीपीयू को जरूरत पड़ता है तो बोलता है कि भाई दो, तो यह तुरंत जो है से पैसा दे देता है। उसी तरह से जिस तरह से मान लेते हैं कि पैसा आपका एटीएम में है और एटीएम से पैसा निकालने में टाइम लगेगा, और कोई पैसा आप पैकेट में रखे हैं तो बोला कि मेरा हमको दो, बस आप तुरंत पैकेट से निकाल कर दे दिए। तो उसी तरह से समझिए कि पैकेट के जैसा यह कैश मेमोरी कार्य करता है। और रजिस्टर मेमोरी अगेन सबसे फास्ट मेमोरी होता है, इससे फास्ट मेमोरी कोई नहीं है। रोम आंसर हो गया। तीनों का फुल फॉर्म रखिएगा, ई रैम, ईपी रोम और डबल ई रोम, इस सब का बताइएगा फुल फॉर्म। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? स्थानीय कंप्यूटर क्या होता है? स्थानीय मतलब आपके पास यह रखा हुआ है, ठीक है। उसे सुदूर यानी कोई डिस्टेंट कंप्यूटर यानी कि दूर स्थित है। डिस्टेंट पड़े ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट कंप्यूटर है, तो वहाँ पे डेटा को आपको सेंड करना है तो उसको क्या कहा जाता है? अपलोडिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन या फिर डाउनलोडिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट, यहाँ पे देख लीजिएगा इंटरनेट है, तो यह डाउनलोडिंग प्रोसेस होता है और यह अपलोडिंग प्रोसेस होता है। ये तो समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है इंटरनेट से अगर कोई आपका लोकल कंप्यूटर है, स्थानीय कंप्यूटर है, उसमें अगर कोई चीज़ आप लोग जो है डेटा ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्लियर है? और अगर कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा भेज रहे हैं तो उसको अपलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात है कि जैसे देख लीजिएगा, तीसरा बात यहाँ पे होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे तो आपने अपलोड कर दिया, लेकिन अगर एक दूसरा इंटरनेट पर अगर दूसरा कंप्यूटर है तो दूसरा कंप्यूटर पर इस कंप्यूटर से आपको यहाँ पे भेजना है तो डायरेक्ट अगर नज़दीक नहीं रहेगा, यानी कि अगर यूएसबी केबल का यूज आप लोग नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अगर दूर रहेगा तो भेज नहीं सकते हैं। तब इसको इंटरनेट के थ्रू ही जैसे भेजा जाएगा, तो यहाँ से इसको यहाँ जो है से भेजने में इंटरनेट के थ्रू होगा, तो इसको भी आप लोग अपलोडिंग ही बोलेंगे। ओके, आंसर इसका क्या है? आंसर इसका अपलोडिंग हो जाएगा। तो स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को अपलोडिंग कहा जाता है। दूसरी बात है जो इंटरनेट होता है वो भी तो एक बड़ा सा कंप्यूटर भी है। आपको पता होगा पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था इंटरनेट पर, वो सब मतलब कंप्यूटर तो उसका नाम था, पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? मुंह से निकल गया, तब बताना ही पड़ेगा। अब भाई भूल गया मैं।
हाँ, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन ना, एनालिटिकल इंजन नाम था। और इंटरनेट जब यूज किया गया था 1969 के दौरान में, उसका नाम था ARPANET। अब मुझे चाहिए इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, ARPANET। चलिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से होता है इंटरनेट, मतलब नेटवर्क, इसको देख लीजिएगा, यही था इस पर पहला इंटरनेट इसको बनाया गया था। तो एनालिटिकल इंजन था। तो यहाँ से जो मैं बात कर रहा था कि जो इंटरनेट पर हुआ, तो इंटरनेट से ही जो है से यहाँ से फाइल जो है से इस पर सेंड किया गया, तो इस प्रोसेस को आप लोग अपलोडिंग बोलेंगे। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, आप लोग जो है से कोई चीज़ एक एप्लीकेशन हो, आपसे मोबाइल में जो है से एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करवाते हैं, ताकि जो है से बाद में उसको काम कर सके। एक सेकेंड, यहाँ पे एक टर्म है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को मैनेज करना। जैसे आप लोग अगर जैसे कि मैं करता हूँ, जो मैं आपको जनरल एग्जांपल समझाऊँ, तो कभी मेरा पीसी जब अपडेट होता है तो उसमें लिखता है ना अपडेट होने के बाद कि कॉन्फ़िगरिंग 30% 40%, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को मैनेज कर रहा है। वह कितना परसेंट किया है, तो 30% मान लेते हैं कर लिया है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को मैनेज करने का प्रोसेस को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अपडेट कीजिएगा पीसी को, तो ये तो आपको जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसको डेटा प्रोसेसिंग आप लोग समझिए। ओके, तो डेटा प्रोसेसिंग में किसका जो है प्रयोग किया जाता है, अष्टाधारी का, द्विआधारी का, षट्आधारी का, फिर त्रिआधारी का। तो डेटा प्रोसेसिंग में द्विआधारी यूज किया जाता है। द्वि मतलब 2 होता है, त्रि मतलब 3 होता है, अष्ट मतलब तो 8 होता है, और षट मतलब 6 होता है, सप्त 7 होता है ना। तो देख लीजिएगा आंसर इसका द्विआधारी हो गया। कंप्यूटर को आप लोग कुछ भी दे दीजिए, मात्र 0 और 1 ही समझता है, जिसको आप लोग बिट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेसिमल होता है, उसका बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल, और इसका तो प्रॉपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, अगर देखिएगा चेकआउट कीजिएगा तो। डेसिमल का बेस 10 होता है, कभी कभी पूछते हैं आपसे। बाइनरी का 2 ही बेस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होता है, और इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ऑक्टल में इसका बेस 8 होता है, 0 से लेकर 7 तक डिजिट होता है, और हेक्साडेसिमल में टोटल इसका जो है 16 आपको डिजिट्स और नंबर देखने को मिलेगा, मतलब लेटर, और टोटल इसका जो है 16 आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 0 से लेकर तो यहाँ तक आपको देखने को मिल गया 9 तक होगा, और ए से लेकर एफ तक, तो 0 से 9 तक कितना हो गया 10, और एफ 6 होता है ना, तो 10 और 6 16 हो गया। तो इसका बेस 16 होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। और उसमें 0 से लेकर 9 तक होता है डेसिमल में। ओके, बाइनरी वाला बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, यही जो है से डेटा प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, द्विआधारी 2 बेस। और कंप्यूटर में जितना भी आप लोग चीज दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, वह कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। बीपीएस है, एमआईपीएस है, बॉन्ड है, फिर हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो इसका आंसर एमआईपीएस होगा। कितनी बार आपको बता चुका हूं, एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। और एक फ्लोप्स भी बताया था आपको, याद आ रहा है, FLOPS, ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फुल फॉर्म में याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और फ्लोप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये दो चीज जो है प्रोसेसर की गति को जो है से मापने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे प्रोसेसर आप लोग देखिएगा तो लेते होंगे आप लोग i3, i5, i7, ये सब। तो ये सब जितना भी आप लोग का डिजिट बढ़ते जाएगा ना, वो जैसे उसका प्रोसेसर का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा बीपीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है आपका बीट्स पर सेकेंड। जैसे आप लोग का अभी इंटरनेट अगर यूज करते होंगे तो केबीपीएस में चलता है ना, केबीपीएस, या कभी कभी एमबीपीएस भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। एमबीपीएस यानी कि इतना स्पीड से चल रहा है, केबीपीएस या फिर एमबीपीएस। तो होता है किलोबाइट पर सेकेंड, एमबी क्या होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। उसी तरह से बीपी होता है बीट्स पर सेकेंड। क्या होता है बीट्स पर सेकेंड, या कहीं कहीं इसको ना बाइट्स पर सेकेंड भी बोला जाता है। बीट्स पर सेकेंड या फिर बाइट पर सेकेंड इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो अगेन एक चीज बताना चाहूंगा, जो बीट होता है कंप्यूटर में, यह वर्ड का लेंथ होता है। क्या होता है, कोई भी वर्ड है कितना बड़ा है, उसका वर्ड का लेंथ कंप्यूटर में बीट में मापा जाता है। और जो बाइट होता है वह स्टोरेज कैपेसिटी को मापा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी में बाइट को मापा जाता है। ओके, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हार्ड होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं,
और सॉफ्टवेयर सॉफ्ट होता है लेकिन इसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह कंपोनेंट होता है जिसको टच नहीं किया जा सकता, यानी कि बोलता है कि डोंट टच मी। और हार्डवेयर क्या बोलता है, यह बोलता है कि हमको आप टच कर सकते हो, तो इसको आप लोग टच कर सकते हैं। ओके ना, तो देख लीजिएगा प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, उसके बाद माउस है, फिर जावा है। तो इसमें किस चीज़ को आप लोग टच नहीं कर सकते हैं? चिप को टच कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर को तोड़ फोड़ दीजिए और निकाल के चिप्स को टच कीजिए। प्रिंटर को टच कर सकते हैं, ऊपर से ही तोड़ने का सकता नहीं है। माउस को भी आप लोग टच कर सकते हैं। और जावा जो क्या है, जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। क्या लैंग्वेज को आप लोग टच कीजिएगा? नहीं। ओके, तो इसको जो है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी छांटने के लिए आता है। इसकी क्वेश्चन कंप्यूटर में कोई भी एग्जाम आप लोग उठा के देख लीजिए, इंडिया का कोई भी एग्जाम, कौन हार्डवेयर है, कौन सॉफ्टवेयर है, कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सर्च इंजन है, कौन सर्च इंजन नहीं है, कौन वेब ब्राउजर है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है, और कुछ होता होगा और इस पॉइंट पे नहीं है, इतना ही सारा आ रहा था। तो ऐसे छांटने के लिए क्वेश्चन जो है आपको पूछते ही रहते हैं। ओके, चलिए, तो आंसर इसका हो गया है जावा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देख लीजिएगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो लो लेवल होता है जिसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आता है, जिसमें और हाई लेवल में सी आता है, C++ होता है, जावा होता है, सी हैश है, तो पाइथन है। ये सब जो लैंग्वेज आप लोग देख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट भी आता है, तो ये सब आप लोग को जितना भी लैंग्वेज देखने को मिलता है वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दो तरह का लैंग्वेज होता है। ओके, और C++, जावा, पाइथन, ये सब कभी पूछते रहते हैं कि किस तरह का ये लैंग्वेज है, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके ना, और मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में इसको देख लीजिएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको ट्रांसलेट करने का आवश्यकता नहीं होता है, कंप्यूटर आराम से इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक होता है ना कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ओके, और एक होता है आपका असेंबलर। तीनों का जरा फंक्शन लिखिए, तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों का फंक्शन जरा लिखिए। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल जो है यूज करने के लिए कौन सा था? मोनियाक था, एनियाक था, यूनिवैक था, या फिर एडसॉक था? आंसर इसका हो जाएगा यूनिवॉक। तो यूनिवैक जो था वाणिज्यिक प्रयोग के लिए यानी कि कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया पहला जो है से कंप्यूटर था, और ये यूएसए में बनाया गया था। और यह सेंसस, वहाँ पे सेंसस जो हो रहा था, जनगणना आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें इसको यूज किया गया था। तो वाणिज्यिक प्रयोग हुआ ना कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो यूनिवॉक नाम था, UNIVAC होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इनियाक को देख लीजिएगा, यह पहला जो था से इलेक्ट्रॉनिक तरह का कंप्यूटर आप लोग बोल सकते हैं कि पहला कंप्यूटर जो था से इनियाक ही था। तो कभी कभी आपको पूछ देते हैं कि पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन सा था, तो नाम था उसका इनियाक। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। और आंसर तो यूनिवॉक हो गया, अब इसका फुल फॉर्म भी हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, या फिर हार्ड डिस्क? देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए क्या है? कैलकुलेशन, अंग्रेजी में इसको कैलकुलेशन बोला जाता है। तो कैलकुलेशन अगर कभी किया जा रहा है तो उसका कौन सा पार्ट काम करेगा बताइए? तो मैं आपको बताया था कि जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसका अर्थमेटिकल एंड जो लॉजिकल, जो अर्थमेटिक एंड जो लॉजिक यूनिट होता है वह काम करता है, और उसमें सीपीयू होता है ना। सीपीयू भी अगर होता ना तो उसको आंसर लगा सकते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर बात कीजिएगा तो कंट्रोल यूनिट क्या है? यह सीपीयू का पार्ट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी सीपीयू का ही पार्ट है। ओके ना, चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। और उसके बाद एक मेमोरी यूनिट ले लीजिए, तो तीनों के तीनों सीपीयू का पार्ट हो जाएगा। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तीनों जो है सीपीयू का पार्ट है, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देख लीजिएगा, आप लोग कंप्यूटर का जो काम होता है इस तरह से होता है, कीबोर्ड या माउस का यूज करके आप लोग इसको इनपुट देते हैं। उसके बाद जो है इसका कंट्रोल यूनिट होता है, उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक जो होता है मेमोरी यूनिट होता है।
ओके ना। तो ये क्या करता है, ये सब जो है से यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वे सब करता है। ये रजिस्टर मेमोरी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ये आउटपुट जो है से देने के बाद स्टोर करता है, उसके बाद आपको आउटपुट दे देता है। कंप्यूटर में आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियां होती हैं वह किस कारण से होती है, जो एरर होता है कंप्यूटर में वह किसके कारण होता है, क्रमादेश होता है, फिर हार्डवेयर की विफलता के चलते होता है, मीडिया में दोष होता है, या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। डेटा प्रविष्टि क्या होता है, डेटा प्रविष्टि होता है डेटा एंटर करने में जो गलती हुआ है उसमें। देखिए ज़्यादातर चांस होता है कि आप लोग डेटा ही एंटर किए हैं तो कंप्यूटर पर त्रुटि आ रहा है, तो देखिए हम लोग जैसा आदमी थोड़ी ना है कि हमको मन कर रहा है कि हम गलत कर दें तो हम गलत कर दिए, ऐसा कंप्यूटर के पास नहीं है। ओके, वह एक मशीन है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उसको दीजिएगा उसी तरह से वह काम करता है। तो डेटा अगर डेटा जो है गलत इंटर कीजिएगा तो जो है गलत आएगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं कोई वेबसाइट बना दिया, उसमें ना .com है ना, जैसे कि learnersgraduation.com में बना दिया, तो .com की जगह पर अगर .in खुलिएगा ना तो नहीं खुलेगा, तो इसका मतलब डेटा आप लोग इंटर गलत कर रहे हैं। तो डेटा एंटर करने में ही जो है त्रुटि होता है, इसीलिए जो है कंप्यूटर पर जो आपको आएगा ज़्यादा एरर, वह जो है एरर मतलब वह गलत होगा। तो इसका मतलब है कि आपने डेटा गलत दिया है, सही दीजिएगा तो सही आएगा। ओके ना। बाद में मान लेते हैं कि आप लोग 2 में जो है 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो है कितना आ गया, 10 आ गया। ओके ना। लेकिन अगर 10 नहीं आ रहा है, अगर मान लेते हैं 8 आ गया, तो ठीक है ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब है कि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कॉमन चीज़ है जो कंप्यूटर में यूज होता है। देख लीजिएगा यहीं से है, कीबोर्ड का और माउस का यूज करके आप लोग कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो अगर कोई चीज़ अगर गलती से नहीं, अगर गलत इंटर कर दिया गया तो रिजल्ट भी उसका उठपटांग ही आ जाएगा। ओके ना। लैन का पूरा रूप क्या है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ये सब में डिफरेंस पता है? मुझे लगता है ना बहुत दिन हो गए इसको बताए हुए, चलिए आज फिर से डिस्कस कर देते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके ना। या नॉर्मली आप लोग एक ऑफिस में या फिर घर में जो है लैन होता है, जैसे कि मोबाइल का हॉटस्पॉट हो गया, ये सब जो है लैन के एग्जाम्पल में आते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि कोई जो है एक पार्टिकुलर एरिया में, कोई अगर पार्टिकुलर एरिया है छोटा एरिया, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो है सिटी में और बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैन काम करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये तो बहुत विशाल हो जाता है। ओके ना। तो ये सब 3 में डिफरेंस याद रखिएगा। लैन छोटा होता है एक नॉर्मल घर या ऑफिस में, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एक सिटी में नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, और वैन जो होता है पूरा कंट्री, अगर स्पेसिफाई करूँ तो ये पूरा कंट्री में वैन जो है प्रोवाइड करा देगा। ओके ना, वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर कंटिनेंट में भी, एक कंटिनेंट दूसरा कंटिनेंट में, मैन जो होता है कोई पार्टिकुलर सिटी में प्रोवाइड करा देगा, और लैन होम या नॉर्मल जो ऑफिस है छोटा सा, वहाँ पे जैसे लैन काम करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा टफ आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। फुल फॉर्म इसी तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। और संभवतः जितना भी मैं लेक्चर लिया हूँ वह इंडिया के अंदर जितना भी एग्जाम हुआ है वह लगभग सब तो मैं ले ही चुका हूँ। कोई एग्जाम मैं छोड़ा नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, लगभग सब आपको लेक्चर मिल चुका है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? IO लिखा हुआ यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट है, हार्ड डिस्क है, CPU है, फिर मेमोरी है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जरा ये बताइए कि आपका बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, बताइए जरा कौन सा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए पॉज करके। आंसर आया हुआ कि ब्रेन। जो ब्रेन होता है वह हमारे बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है, यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर है। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU क्यों कहा जाता है? तो मिल गया ना आंसर, इस तरह से इसको बना लेना। ठीक है। तो CPU होता है इनपुट आउटपुट, नहीं हार्ड डिस्क नहीं मेमोरी। CPU नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक है। तो CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। क्लियर है आंसर इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो बूट तो प्रोसेस में बताया था कि बूटिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस कर देना है। बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। भौतिक रूप से किक करना समझ रहे हैं? इसका मतलब है गुस्सा आया और मॉनिटर उठाकर आप लोग पटक दिए तो उसको बोलते हैं किक करना। मतलब एक तो हो जाएगी लात से उसको मारना हो जाएगा। देखिए बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। याद आ रहा है कुछ बूटिंग सिस्टम? आइए डिटेल में दिखाते हैं। जैसे कि देखिए पावर जब कंप्यूटर में ऑन किया जाता है तो उसका ना BIOS काम करता है। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैं एक बार इसका जो फुल फॉर्म था वो गलत बताया था। क्या बताया था? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम।
होता क्या है ना, कभी कुछ माइंड पे चढ़ गया और उसको आपने देखा नहीं तो वह गलत होते जाता है और जुगो जुगो तक गलत होते जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो था मेरे साथ ऐसा ही होता था। तो आप ही में से कोई स्टूडेंट बताया कि नहीं, यह बाइनरी नहीं होता है, बेसिक होता है। तब से मैं इसको सर्च किया तो कहा नहीं भाई मैं तो गलत था। एक ये होता था BIOS और एक होता था एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, मतलब स्पेलिंग, वो दो हमसे हमेशा मिस्टेक होते रहता था। और एक और एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज ऐसे लिखा करता था EXCERCISE। आप भी ऐसे लिखते हैं क्या? सी नहीं होता है। तो बहुत बार जाकर पता चला, बाद में जाकर पता चला कि ऐसा नहीं होता है। तो आइए एक बात कर रहे थे यहाँ पे कंप्यूटर में बूटिंग के बारे में। तो कभी भी कंप्यूटर का आप लोग पावर ऑन करते हैं तो उसका BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है लोड होता है। तो क्या होता है उसके बाद यहाँ पे यह रैम में लोड होता है। कहाँ लोड होगा भाई? तो रैम में लोड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेसिक इनपुट आउट सिस्टम जो है लोड होगा रैम में। इसका जो रैम लोड होता है वो डिस्क से रैम में, तो यह ना ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है लोड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही जो है बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें देख लीजिएगा BIOS जो है यहाँ पे लोड हो रहा है। उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। कभी कभी ना POST का फुल फॉर्म पूछ देते हैं। तो POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो बाकी सारा फंक्शन आपको जो है होता है और उसके बाद जो है कंप्यूटर आपका तैयार होता है, यानी कि रेडी टू यूज हो जाता है। तो देख लीजिएगा ये होता है जो बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग से क्या तात्पर्य है, इस टर्म को क्लियर है करना है। पहले तो अगर कोल्ड बूटिंग है तो ये समझिए कंप्यूटर ऑफ था और ऑफ से आप लोग कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, ओके ना, तो उसको कोल्ड बूटिंग बोला जाएगा। नॉर्मल टर्म में आपको याद रखना होगा। तो कंप्यूटर बंद है तो उसका मशीन काम नहीं कर रहा है तो वो ठंडा है, गर्म नहीं है। लेकिन अगर कंप्यूटर काम कर रहा है तो अगर ऑन है और ऑन से पुनः आपने जो है उसको ऑफ किया और अगेन ऑन किया, तो अब जो है यह वार्म बूटिंग होता है, ओके ना। और अगर ऑफ से सिर्फ आपने ऑन किया है तो वह आपका कोल्ड बूटिंग हो गया। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ऑफ से ऑन करना कोल्ड बूटिंग और ऑन को ऑफ करके पुनः जब ऑन कर रहे हैं तब जाकर वह वार्म बूटिंग होता है। क्लियर है? चलिए, यानी कि पहले से जो चल रहा कंप्यूटर है ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं आप लोग, उसको जो है ऑफ करके ऑन करना, ये होता है वार्म बूटिंग, ओके ना। इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा। कभी पूछता है प्रोसेस कभी कभी कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है, तो यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा चीज़ को डिटेल में समझाया हूँ। पोस्ट का फुल फॉर्म यह देखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसमें भी लिखा हुआ है। BIOS अगेन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो डिस्क टू रैम होता है। डिस्क में रैम होता है तो वहीं से जो है डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहीं से जो है रैम में यह लोड होता है, क्योंकि काम तो रैम को करना है अभी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम या OS शॉर्ट में लिखा जाता है, जो कि ये क्या है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सही बात है कि एप्लीकेशन है? जी नहीं, नाम में सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गड़बड़ मत कीजिएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है। वर्ल्ड वाइड में बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, दो फुल फॉर्म पूछा गया था इस एग्जाम में, पूछा गया था ना। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, www पूछ देते हैं। मैं आपसे 4W का फुल फॉर्म पूछा था, याद आ रहा है किसी को? ये 3 को तो पता है ही, इसका मतलब वर्म होता है, WORM। 4W का फुल फॉर्म भी कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। आंसर हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके आविष्कारक है आपको टिम बर्नर्स-ली ना, टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं। 1989 में इसको जैसे आविष्कार किया गया था, ठीक है, करेक्ट करके याद रखिएगा। आंसर इसका बी है। देखिए, पूरा इंटरनेट का सिस्टम ये होता है कि इंटरनेट आपको पता होगा नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी कि यह पितामह है। जितना भी इंटरनेट है वो सब, मतलब जितना भी नेटवर्क है उसका यह पितामह है इंटरनेट। और इंटरनेट पे कुछ कुछ प्रोटोकॉल होता है, TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब कुछ प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है।
तो यह जो है इंटरनेट पे यूज होता है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल जो है से यूज करके आप लोग नेटवर्क इसको प्रोवाइड कराया जाता है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ आप लोग सर्च करते हैं तो 3G 4G कोई भी नेटवर्क का यूज करके ये जैसे रिक्वेस्ट करता है और डेटा आपको रिसीव हो जाता है। तो इंटरनेट का यह काम होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका हो चुका है सेट ऑफ रूल्स। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोग्राम होता है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर सेट है उसका प्रोग्राम कहते हैं। और सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो टर्म है वो WTUK के द्वारा दिया गया था। इस तरह से याद रखिएगा, W2K इस तरह से याद रखिएगा। वहां पे आएगा तो नाम इनका इसे लिखा जाता है TUKEY। ठीक है, यहाँ पे DSL कहीं पे टर्म यूज हुआ था क्या? या ये DSL टर्म यहाँ पे यूज हुआ था। तो DSL का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। ओके, कोई चीज़ छोड़ा नहीं हो, ठीक है ना, भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया हो। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? बिल गेट्स, होल्ड्रिथ है, चार्ल्स बेबेज है, फिर विलियम ऑर्ट्रेड है। तो आंसर तो पता चल गया होगा, चार्ल्स बेबेज है। तो कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर इनको बोला जाता है। लेकिन अगर मदर बोल दिया जाए तो किनको कहा जाता है? तो वो थी लेडी एडा लवलेस, यानी कि लाल। ठीक है, लेडी एडा लवलेस इनका नाम था। लवलेस नहीं है, लवलेस है। तो लेडी एडा लवलेस इनका नाम है। चार्ल्स बेबेज जैसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग देखोगे कंप्यूटर के जो निर्माण में यूज हुआ था, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, पता है ना? उस समय पहला जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यूज किया गया था कंप्यूटर में, जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए था। तो ये सब भाषा जो विकसित किया गया था उसमें इनका लेडी एडा लवलेस का काफ़ी योगदान था। इसीलिए इनको मदर ऑफ जो है से कंप्यूटर बोला जाता है। और चार्ल्स बेबेज अगेन चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन जो है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि 1975 में इसको फाउंड किया गया था। ध्यान रखिएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? निर्वात ट्यूब का, जिसको वैक्यूम ट्यूब आप लोग बोलते हैं। ट्रांजिस्टर है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको आप लोग IC बोलते हैं। और सूक्ष्म संधारित्र है, यानी कि छोटे छोटे आप लोग कैपेसिटर है। कैपेसिटर आप लोग पढ़े हैं क्लास 12 में ना, कैपेसिटर्स। द चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड कैपेसिटर, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। इसको नोट किया जाता है तो वही है। देख लीजिएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, जिसका टाइम पीरियड 1940 से 56 तक है। पहला आपसे जरूर पूछते हैं, बाकी पूछे चाहे नहीं पूछे, पहला को कम से कम आप लोग याद जरूर रखा कीजिएगा, पहला जरूर पूछा जाता है। और अंतिम तो वैक्यूम ट्यूब्स हो गया। उसके बाद ट्रांजिस्टर सेकंड में आया था 1956 से 63 में। IC इंटीग्रेटेड सर्किट है 1964 से 71। और VLSI फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1971 से लेकर 1985 तक था। और इसी के ड्यूरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो पूछेगा आपसे तो बोल दीजिएगा 1970 के दशक में हुआ था। डेट पूछेंगे तो 1971 लगा दीजिएगा। और ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो 1985 से लेकर प्रेजेंट तक आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में निर्वात, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC है? आंसर नहीं है। सूक्ष्म संधारित्र है? जी नहीं। चौथा जनरेशन में तो जो है से VLSI यूज किया गया था। तो VLSI के ना बनाने में सूक्ष्म संधारित्र यानी कि छोटे छोटे जैसे कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी ही होगा। तो देखिए, डायरेक्ट जो है से आपको VLSI जो है से नहीं दिया गया था, या माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट नहीं दिया गया था। ओके ना, तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है से आए तो गलत आपको नहीं करना है। ओके, बाकी सारी चीज देख लीजिएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर के लिए IC चिप्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का, सीसा का, क्रोमियम का, फिर सोना का। लास्ट जो क्लास था ये लास्ट टू लास्ट होगा, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें बताया क्वेश्चन था कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन था उसका सेमीकंडक्टर, मेटल था। मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर में जो बनाने के लिए यूज होता है चिप्स, वो किसका प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर था, शायद मेटल था, नॉन मेटल था, इस तरह से कुछ कुछ था। तो उसका आंसर जो था सेमीकंडक्टर था। अब इसमें बताइए कि वह सेमीकंडक्टर कौन है, कौन सेमीकंडक्टर है? तो सिलिकॉन जैसे एक सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो सिलिकॉन जो है यूज किया जाता है, इसलिए तो देखिए कि जो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होते हैं वो महंगे होते हैं। ओके ना, शीशा सब बनता तो बहुत सस्ता रहता। क्रोमियम से मेटल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यह एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, स्टेटिन भी यूज किया जाता है, बोरोन भी जो है सेमीकंडक्टर में आता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ देख लीजिएगा। इस तरह से चिप होता है। PDF में इसको जो है हटा दूंगा, ठीक है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि ये सब कुछ चिप होता है, या फिर छोड़ दिया जाए। इसके लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका चिप होता है, स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और जिप होता है, जिप का फुल फॉर्म होता है ना, जिप आर्काइव फाइल ना, इसको देख लीजिएगा।
बहुत सारे फाइल को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको जिप बोलते हैं। 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है? तो यहाँ पे बिट नहीं, इसको थोड़ा क्वेश्चन सही कीजिए, ये ना कि इसको किलो बाइट लिखना पड़ेगा। तो 1 किलो बाइट में जो है से 224 होता है। और कहीं कहीं क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे कभी किलो बाइट पूछता है और ऑप्शन में 224 नहीं हो और क्वेश्चन में लगभग बोलता है, तो आप लोग टिक 1000 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग 1000 किलो जो है से बाइट के बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 KB। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। 224 ये बिट्स होता है ना, ये BITS। यहाँ पे ना किलो बिट नहीं होना पड़ेगा, इसको बाइट ही होना पड़ेगा। किलो बाइट में होता है 1000 या फिर 224 बाइट्स, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका सी हो चुका है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अपेक्षा करते हैं क्लास बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।